एफआईआर और प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर बात करेंगे कि इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है, और इनके थ्रू हमें क्या क्या रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले जब हम किसी भी क्रिमिनल लॉ सिस्टम को पहले जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वो क्रिमिनल लीगल सिस्टम काम किस तरह कर रहा है। तो जिस तरह आप देखेंगे कि हमारे पास लीगल सिस्टम के अंदर दो किस्म के लीगल सिस्टम मौजूद हैं। एक सिविल लीगल सिस्टम है और एक क्रिमिनल लीगल सिस्टम है। ये दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। आज जो है हम वो क्रिमिनल लीगल सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर जब हम कोई भी बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी केस होगा, जो भी लॉ होगा, उसका काम ये होगा कि वो अपने शहरियों की जो है वो ख्याल रखे, और अपने मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो अमन कायम करे। तो कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अमल, जो कोई भी ऐसी चीज हो जिससे नक्शे अमन का जो है वो खतरा हो, या किसी भी किस्म के लड़ाई या झगड़ा उससे हो सकता हो, तो उसको हम क्रिमिनल लॉ के जुमरे के अंदर लेके आते हैं। और क्रिमिनल लॉ की जिम्मेदारी होती है कि इसको रोकना और उस शख्स को फिर पनिश करना। तो क्रिमिनल लीगल सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से इन तमाम कवानीन को जो है वो अमल दरामद करता है, और मुख्तलिफ तरीकों के ज़रिए से वो इसको आसान से आसान बनाता है। तो जब भी हम किसी भी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर आते हैं, किसी भी क्राइम की बात करते हैं, जब भी कोई क्राइम जब होता है, तो उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, कि स्टेट को जाकर बताया जाए कि जी ये जो है वो क्राइम हो चुका है, और इसको रोकने की कोशिश की जाए। तो इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि लीगल सिस्टम के अंदर, क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो भी कोई केस होता है तो यही होता है कि फलाम बनाम सरकार। इसका मतलब ये होता है कि सरकार की जिम्मेदारी है इसको निभाना। एक पार्टी सरकार है और एक पार्टी मुल्जिम है। तो इन दोनों का जो है वो एक मुकाबला हो रहा होता है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने किसको देनी है? सरकार को देनी है। और सरकार का जो नुमाइंदा है, जो लीगल सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एग्जीक्यूशन के अंदर है, वो है पुलिस। तो पुलिस के पास आपने जाना है और उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि जी ये अमल जो है वो हो चुका है, और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो ये एक क्राइम है, और ये एक ऑफेंस है, और आप जो है अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल करें। एक आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, और एक आपने अपना वर्जन बयान करना होता है। क्या आपने ये इंफॉर्मेशन भी देनी है कि जी ये इस फलां शख्स ने इस जगह के ऊपर एक शख्स को कत्ल कर दिया है, और फिर आपने अपना वर्जन देते हुए आपने बताना है कि मेरे ख्याल के अंदर इस शख्स ने, ये शख्स वहां पर मौजूद था उस वक्त, ये टाइम था, ये लोग मौजूद थे, और एक आप अपना वर्जन बताते हैं। अब वो वर्जन ठीक भी हो सकता है, वो वर्जन गलत भी हो सकता है, वो वर्जन थोड़ा सा कुकड अप भी हो सकता है, वो कोई स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल वो एक आपका वर्जन है। इसी तरीके से फिर जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी उसके बाद जो है सबसे पहले आप सीख ये कर रहे होते हैं, आप भी चाहते होते हैं कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन और जो क्राइम रोकने की आपने दरखास्त दी है, उसके ऊपर फौरन से जो है वो पुलिस कोई ना कोई एक्शन ले। अब ये एक्शन फौरी भी हो सकता है, आराम से भी हो सकता है, पुलिस अपनी मर्जी से पहले तफ्तीश भी कर सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन पहले आप किस तरह देंगे हम ये देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो है वो एक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है, और इन्हीं को हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, आपका वर्जन कैसे बयान दिया जाएगा, और इसके ऊपर एक्शन किस तरीके से होगा। अच्छा, अगर आप अपने माइक जरा क्लोज कर लें तो जरा इजी हो जाएगा। अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन तो आप वो चैट के अंदर जो है वो लिखते जाएं। तो अब ऑफेंसेस के ऊपर पहले हम देखेंगे कि किस किस्म के जो है वो ऑफेंसेस मौजूद हैं, और इनकी क्या क्या जो है वो सूरत हाल है। अच्छा, दो किस्म के ऑफेंसेस जो हैं वो मेनली एग्जिस्ट करते हैं लीगल सिस्टम के मुताबिक। और इनके अलावा भी है बहुत सारी, इनकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप है, मुख्तलिफ तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, लेकिन मेनली दो तरीकों से डिवाइड किया गया है। और बाद में हम ये भी बात करेंगे
कि आखिर हम ये दो तरीके ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों इस केस के अंदर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एफआईआर और जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों टाइप जो है वो बड़ी अहमियत हासिल रखती हैं। अच्छा, जब सबसे पहले हम बात करेंगे कोगनाइजेबल ऑफेंस के बारे में। जो कोगनाइजेबल ऑफेंस होते हैं इनको उर्दू में अगर आप कहें तो इनको कहते हैं काबिल दस्तअंदाजी। ऐसा कोई भी अमल जो कि काबिल दस्तअंदाजी हो, इससे मुराद ये होती है कि कोई भी ऐसा अमल आप करते हैं जिसके अंदर पुलिस आपको किसी भी किस्म के वारंट के बगैर जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस होते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी का मतलब ये है कि पुलिस जो है ऐसे केसेस के अंदर किसी भी शख्स को वारंट के बगैर जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये दो किस्म के जो हैं वो ऑफेंसेस हैं। अक्सर आप लोगों ने फिल्मों और ड्रामों के अंदर भी ये देखा होगा कि पुलिस लेके आती है कि जी ये हमारे पास आपका वारंट मौजूद है तो आपको हमारे साथ जाना होगा। तो वो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस होता है और उसमें बाकायदा अदालत से एक पुलिस वारंट हासिल करती है और उसके बाद आपको गिरफ्तार करती है। जबकि कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर ये होता है कि पुलिस को इतला मिलती गई, उन्होंने आपकी रिपोर्ट दाखिल की और उसके फौरन बाद वो आपको पकड़ सकते हैं। उनको किसी जज से किसी से कोई जो है वो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको दोनों के नेचर का भी अंदाजा हो जाएगा। एक कोगनाइजेबल ऑफेंस जो है ये एक हाई लेवल का क्राइम समझा जाता है अगर हम आप इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें। और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस जो है वो माइनर ऑफेंसेस समझे जाते हैं, मतलब कि छोटे मोटे मामला, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया है या कुछ छोटे मोटे मामला हुए हैं तो जिसके अंदर जो है वो डायरेक्टली आपको फौरन गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इतनी अर्जेंसी नहीं होती, क्योंकि वो आपने इतना को बड़ा जुर्म नहीं किया होता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस हैं और नॉन ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस हैं, ये आपके जो क्रिमिनल लॉ के अंदर है, सीआरपीसी के अंदर जो है वो शेड्यूल 2 के अंदर आई गेस जो है वो सारा बयान किए गए हैं कि कौन सा ऑफेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेबल है और कौन सा नॉन ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉन ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनके अंदर आपकी बहुत कम सजा होती है, 6 माह सजा होगी, 1 साल सजा होगी, या फिर सजा भी होने होगी नहीं, कुछ ना कुछ जुर्माना होगा, 500,000, 2,000, 5,000। तो ये उन केसेस के अंदर होता है जब कई दफा जो है वो छोटे मोटे आप ऑफेंस करते हैं तो उनके अंदर ये नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर होता आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम पहले बात कर लेंगे थोड़ा सा स्कोप ऑफ द एफआईआर के ऊपर, और उसके बाद जो है फिर हम बात कर लेंगे कंप्लेंट के ऊपर, और फिर हम आखिर पे जो है इन दोनों का एक तकाबली जायजा भी है वो कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम स्कोप ऑफ द एफआईआर की बात करते हैं जब भी, तो इसके अंदर एफआईआर को आप पहले समझ लेंगे ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप पुलिस के पास जाते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बन रही होती है। वो एक इंफॉर्मेशन ही आप पुलिस को इनवाइट कर रहे हैं कि जी यही इंफॉर्मेशन हो, या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद पुलिस जो है उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करती है। आप जो है वो एक आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन दी और इसके ऊपर पुलिस ने रजिस्ट्रेशन कर ली। अच्छा, एफआईआर जब भी होती है वो कोगनाइजेबल ऑफेंस में सिर्फ होगी। अच्छा, ये चीज इसलिए हमने पहले कोगनाइजेबल ऑफेंस और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस को पढ़ा कि स्कोप ऑफ द एफआईआर जो है इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि एफआईआर हमेशा कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर होगी। हमेशा वही ऑफेंस जो है जो काबिल दस्तंदाजी हैं जिसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है, उसी के अंदर एफआईआर होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो ऑफेंस जो है वो हाई लेवल के हैं, हमने पहले भी बात की, और उसके अंदर अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होती। आपके ऊपर एफआईआर होती गई है तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। एफआईआर होती गई है तो आप जाकर जमानत अप्लाई कर सकते हैं। एफआईआर होती जाती है तो उसके बाद फौरन जो होता है वो इमीडिएट एक्शन होता है। इमीडिएट एक्शन इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है एफआईआर के अंदर कि जल्द से जल्द जो है इस मसले को हल किया जाए। इस शख्स ने एक हाई लेवल का क्राइम किया है जिससे नक्शे अमन का जो है वो खतरा है, और इस शख्स को अगर ना पकड़ा गया, इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ना लिया गया तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है वो सोसाइटी के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कंटेंट्स ऑफ एफआईआर के अंदर। एफआईआर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। एफआईआर के अंदर डेट होती है, टाइम होता है। उसके बाद वो उस शख्स का जो है वो सारा डाटा होता है जिसने
आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर, जिसने इंफॉर्मेशन दी है, और फिर उसका एक मुस्तगीस होता है, मुद्दई होता है, जो कहेगा कि जी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, एक शख्स होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, और जो कहेगा कि जी ये सारा जो केस है मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सच है, और मैं इसको प्रोसिक्यूट भी करूंगा। तो एक शख्स मुस्तगीस होता है जिसका मुकम्मल डाटा इसके अंदर शामिल होता है। इस तरीके से जब ये बात क्या हुआ, जिसकी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका टाइम होगा, कौन कौन लोग वहां पर उसके गवाहान होंगे, और किस शख्स ने उसके अंदर क्या क्या रोल अदा किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुलजिम का नाम लेते हैं तो आप बताएंगे जी इस मुलजिम ने इस शख्स को फायर मारा, इस शख्स ने इसको मुक्का मारा, डंडा मारा, या इस शख्स ने ये आवाज लगाई। तो ये सारी चीजें जो है वो एफआईआर के अंदर शामिल होती हैं। तो फिर मैंने वही बात आई, जब इमीडिएट एक्शन होता है, तो जैसे ही एफआईआर होती है तो आपकी अरेस्ट एंड डिटेंशन को कोशिश की जाती है कि फौरन से इस शख्स को अरेस्ट भी किया जाए, और इसको जो है इसकी डिटेंशन की जाए, ताकि ये जो है ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तक ना करे, इसको रोका जाए। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो है वो प्रोसेस फौरन शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका जमानत का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर होती है, उसके फौरन बाद आपको एफआईआर के बाद बेल करवाना लाजमी होगी, जमानत करवाना लाजमी होगी। अगर आप जमानत नहीं करवाते तो पुलिस किसी भी वक्त आपको विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है जी। तो ये हमने चीजें पढ़ ली कि ये एफआईआर के अंदर कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन की कोशिश की जाती है, कंटेंट ऑफ एफआईआर की हमने बात की, और उसके बाद जमानत की हमने बात की, तो जमानत भी इसी के फौरन बाद अप्लाई हो जाती है। तो ये हमने स्कोप ऑफ एफआईआर के ऊपर बात कर ली है। इसी के साथ साथ फिर हम एक रोड मैप ऑफ एफआईआर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होगी तो उसका भी एक प्रोसेस आप समझ लें कि एफआईआर जो है वो किस तरीके से दर्ज होती है। सबसे पहले तो एक आपने एप्लीकेशन देनी है। वो एप्लीकेशन आप रिटर्न भी दे सकते हैं, या आप जो है मुतलका थाने के अंदर जाके आप बोलकर लिखवाएंगे, और पुलिस वाले जो है वो लिखेंगे। तो इसकी भी एक तरीकाकार है। ये एप्लीकेशन आपने वहां पर देनी है, या आपने अपनी अपनी रिपोर्ट देनी है। वो आप रिपोर्ट देंगे तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। अच्छा, इसके अंदर जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप ये नहीं लिखते कि फलां फलां ऑफेंस की जो है वो इसके अंदर हुई है, फलां फलां, आप कहेंगे कि सेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, आप ये नहीं कहेंगे। तो बेसिकली आप सिर्फ जाके वाक़े को बयान करेंगे, और पुलिस फिर जो है वो खुद इसको डिसाइड करेगी। बेसिकली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो खुद से ही जो है वो सेक्शन लगा करके ये सेक्शन की स्टोरी के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके मुताबिक ये जो सेक्शन जो है वो यहाँ पर लगेंगे। तो उनको देखते हुए रजिस्ट्रेशन और एफआईआर होती है। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं होती, आप समझते हैं कोई ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस था, काबिल ऑफेंस भी था, प्रॉपर जो है वो इसके अंदर सबूत मौजूद है, और इसके बावजूद एफआईआर नहीं हो रही, तो इसका एक और तरीकाकार है कि आप फिर जो है वो सेशन कोर्ट के पास जाएंगे, और वहां पर एक एप्लीकेशन देंगे, और वहां पर जिसको आम अल्फाज के अंदर 22 से 22B कहा जाता है, आप जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर उस एप्लीकेशन के थ्रू सेशन कोर्ट जिसको जस्ट ऑफ पीस की पावर्स हासिल होती हैं, आप उधर एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद जो है आप वहां पर अपनी कहते हैं कि जी ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होनी चाहिए। तो फिर अदालत भी हुक्म दे सकती है कि जी इसका पर्चा जो है वो एफआईआर दर्ज करें, अगर अदालत भी समझती है कि कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो इस चीज को आपने समझ लें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है वो कोग्नाइजेबल ऑफेंस के अंदर होनी होती है। अगर नहीं होती तो उसका भी मैंने तरीका बार बता दिया है। अच्छा, ये आपने सवाल पूछा है कि सीआरपीसी जस्टिस ऑफ पीस की एप्लीकेशन किस जज को देनी है। तो ये जो है वो मैंने बता दिया है कि ये पावर्स होती हैं किसी भी सेशन जज के पास। अगर आपके वहां पर सेशन जज साहब मौजूद हैं तो आप सेशन जज साहब को एप्लीकेशन देंगे। सेशन जज साहब अपने पास भी रख सकते हैं, किसी एएसजे को, एडिशनल सेशन जज को भी मार्क कर सकते हैं, और वो भी उसको सुन सकते हैं। अच्छा, आवाज का कोई इशू आ रहा है तो जरा क्लियर कर दें, सबको आवाज का इशू आ रहा नो सर, क्लियर है वॉइस। है? अच्छा, ये नीचे को मैसेज आ रहा था कि नहीं आ रही। अच्छा, चले,
जब आप जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं हो रही तो सेशन कोर्ट के पास एप्लीकेशन देंगे, और सेशन कोर्ट के पास ही जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स होती हैं, और जो है वो भी डिसाइड कर देती है कि आपका जो है वो एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा जो है वो सेशन कोर्ट भी समझता है कि एक ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस नहीं है, तो वो उसको खारिज भी कर देता है कि जी ये आपका ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस नहीं है। और जब वो खारिज करेगा तो तब वो ये बताएगा कि जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, आप जाएं आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो इसका क्या मतलब है ये भी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, पहले हम रोड एफआईआर को समझ लेते हैं। आपने एप्लीकेशन दी, एफआईआर हो गई, नहीं हुई तो आपने सेशन कोर्ट से जाके करवा ली। फिर उसके बाद जो है वो अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। आपका जो मुलजिम है उसको पकड़ना शुरू दिया कर दिया जाएगा, और अगर आप मुलजिम की तरफ से हैं तो आप उसकी जमानत दायर करेंगे। अगर आप जो है वो देखें, अगर आप को आवाज़ ही नहीं आ रही तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि क्या करें आप। अच्छा, कोई मैसेज नीचे कर दें कि अपने उनके माइक के अंदर इशू है, हमारी तरफ से इशू नहीं है। अच्छा, तो अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप मुलजिम के वकील हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मुलजिम को पकड़वाएं और उसका रिमांड हासिल करें। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप जो हैं वो मुद्दई का जो है वो वकील हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि उस शख्स को गिरफ्तार करवाया जाए, और उसके बाद जो है उसका जो है वो रिमांड जज का रिमांड लें, और उसकी अगर वो पकड़ा जाता है तो पोस्ट अरेस्ट बेल हो जाएगी, अगर नहीं पकड़ा जाता तो प्री अरेस्ट बेल उसकी फाइल होगी। ठीक है जी। प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से तो मेरा ख्याल है सब लोगों को क्लियर होगी कि प्री अरेस्ट जो है वो गिरफ्तारी से पहले होती है, और पोस्ट अरेस्ट जो है वो गिरफ्तारी के बाद होती है। इसी के बाद जो है फिर एक आपका चालान तैयार होगा जो अदालत के अंदर जमा होगा, जिसके अंदर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अ, वो सारी जो है वो रुदाद लिखेगी कि पुलिस के मुताबिक जो आपका तफ्तीशी है, जो एएसआई है या एसआई है, वो अपना एक वर्जन देगा। ये अब चालान रिपोर्ट के अंदर पुलिस का वर्जन आएगा कि पुलिस इस सब के अंदर क्या ख्याल करती है। जो वर्जन आपका एफआईआर के अंदर था वो दुरुस्त था, वो गलत था, अगर गलत था तो किस हद तक गलत था। अगर आपने कहा है कि चार मुलजिमों ने मिलकर मारा, तो पुलिस क्या समझती है कि बाकी चार लोगों ने मारा या सिर्फ एक शख्स ने मारा। तो वो जो भी फाइंडिंग होगी वो चालान के अंदर जो है वो एफआईआर के होने के बाद चालान के अंदर अदालत के अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है जी। फिर एफआईआर की जो है जो कॉग्नाइजेंस है वो भी समझने की जरूरत है कि वो मजिस्ट्रेट के पास है या सेशन कोर्ट के पास है। तो वो ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर केस है 302 है, तो वो सेशन कोर्ट के अंदर कॉग्नाइजेंस होगी। इसी तरीके से अगर कोई 324 सेक्शन है, मतलब कि मामूली झगड़ा है, लड़ाई है, इकदाम कत्ल है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगा। तो ये भी इसके अंदर जुरिस्डिक्शन के हवाले से क्वेश्चन है। अच्छा, अ, इसी के साथ साथ जो है क्वेश्चन जो भी हैं आप बेशक चैट के अंदर लिखते जाएं, तो हम इंशाल्लाह लास्ट के ऊपर जो है फिर जो जितने क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर जो है वो सवाल जवाब लेते रहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अब हमने रोड मैप ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट की बात करनी है। अच्छा, प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर पहले मैं थोड़ा सा फिर रिव्यू दे देता हूँ कि प्राइवेट कंप्लेंट तब होगी जब नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो होंगे। ठीक है। लेकिन ये कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर भी हो सकती है, दोनों के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। जो एफआईआर है वो सिर्फ कोगनाइजेबल ऑफेंस में होगा, मतलब कि काबिल दस्तंदाजी ऑफेंस के अंदर, और प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दोनों के साथ डील करती है। अब दोनों के साथ किस तरीके से डील करती है वो भी हम बात करेंगे। पहले हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि नॉन रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस के अंदर जब आप जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। वो आप जो भी उनको वर्जन देते हैं वो अपनी डायरी के अंदर उसको नोट करेंगे, आपको डायरी नंबर वगैरह अगर चाहिए होगा तो वो आपको दे देंगे, और आपको बताएंगे कि जी आपका मुकदमा कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो गई है, हम इसको अदालत में पेश करेंगे। और अगर अदालत ने हमें वारंट दिए, अगर अदालत ने कहा कि जी इस शख्स को पकड़ कर लाएं, तो फिर जो है वो हम अपना जो है वो इसके ऊपर सवाल जो है उस शख्स को पकड़ेंगे और फिर पेश करेंगे। ठीक है जी। ये होगा प्राइवेट कंप्लेंट इन नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस। तो इसके अंदर तरीकाकार ये होता है कि प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाती है, उसके बाद कर्सरी एविडेंस होती है।
ठीक है जी। कर्सरी एविडेंस को हम सरसरी शहादत कहते हैं। मतलब कि एट द स्पॉट जो फौरन से आप शहादत करवाते हैं, एट द सेम डे भी आप करवा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करते हैं, पहले दिन ही आप जाके मजिस्ट्रेट के पास जो वो कर्सरी एविडेंस जो है वो करवाएंगे, वहां पर जाके उनके पास दर्ज करवाएंगे जज साहब के पास। जज साहब जो है उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद वो देखेंगे कि क्या वाकई कोई ऑफेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा, नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस बन रहा है या कोगनाइजेबल ऑफेंस बन रहा है, जो भी बन रहा है वो देखेंगे, अपनी फाइंडिंग देंगे और उसके बाद जो है वो एक्यूज को समन करेंगे। मतलब मुल्जमान को जो है जिनको आपने एक्यूज किया हुआ है वो उनको एक उनकी तलबी करेंगे, उनको नोटिस जारी करेंगे कि जी इनको पेश करें। ठीक है जी। मतलब कि उनके वारंट जो है वो जारी करेंगे। उसके बाद वारंट जारी होंगे, जो मुल्जमान जो है वो पेश होंगे और उसके बाद अपने बेल बॉन्ड सबमिट करवाएंगे, अगर पुलिस अगर जज साहब उनको जितने भी कहेंगे। मतलब कि जब एफआईआर होती है तब आपको पहले जमानत दायर करनी पड़ती है, अगर आपकी जमानत मंजूर होती है तो उसके बाद आपको जो है वो मुचलके बेल बॉन्ड्स देने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो मतलब 50,000 के मुचलके हो जाते हैं, 1 लाख के मुचलके हो जाते हैं। मतलब कि एक जमानत देनी पड़ती है कि कितने के इतने आप अमाउंट जमा करवाएं तो उसके बाद आपको जमानत में छोड़ा जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर ये होता है कि आपको डायरेक्टली बगैर किसी जमानत हासिल करना जरूरी नहीं होती। सिर्फ आपको ये हुक्म दे दिया जाता है कि जी आप ये जमानतनामा अपना जो है वो दाखिल कर दें, वो 50,000 का, 1 लाख का, या जितना भी अदालत जो है वो मुनासिब समझती है। तो इसके अंदर जमानत लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपने सिर्फ जो है वो मुचल के बेल बॉन्ड्स सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से उसके बाद फिर इनके ऊपर चार्ज ऑफ फ्रेम लगता है, फर्द जुर्म आयद की जाती है। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, जो फर्द जुर्म जो है, जिस तरह के आपने अक्सर इमरान खान केस में सुना होगा, आजकल चल रहा होता है कि जी इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो एक अदालत का प्रोसेस होता है जिसके अंदर अदालत जो है मुल्जमान को पढ़कर सुनाती है कि जी आपके खिलाफ ये जुर्म आ गए हैं, क्या आप इसको मानते हैं या नहीं मानते। तो फिर जाहिर बात है मुलजिम तो हमेशा यही कहेगा कि जी मैं इसको नहीं मानता, ये गलत है, और अपने आप को नॉट गिल्टी कहेगा। इसी के साथ जो फिर है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस शुरू हो जाती है। तो प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर जो एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड में थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है एफआईआर केस के मुताबिक। अगर आप चलान केस के अंदर हैं तो फिर आप जो भी इस केस जी, अब अपना माइक जरा बंद रखें तो इजी हो जाएगा जरा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी मुख्तलिफ एफआईआर से इस तरीके से होती है कि जो जिसके शख्स ने आपका इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है, और मतलब कि आप पर जो तही है, एएसआई है, अगर वो आपके मुताबिक जो है वो तफ्तीश उसने नहीं की तो आप उससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जिरा भी कर सकते हैं उन पॉइंट की हद तक जिनसे के साथ आपको उनके उससे इख्तलाफ है। अगर मुकम्मल ही उसने खिलाफ आपकी रिपोर्ट बना दी है तो आप वो सारी जो है वो उसके ऊपर जो बहस कर सकते हैं, जरा कर सकते हैं, बेसिकली उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये होगा जी प्राइवेट कंप्लेंट का रोड मैप। हमने देखा प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज होती है, कर्सरी एविडेंस होती है, समन एक्यूज को समन किया जाता है, फर्द जुर्म आयद होती है, उससे बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं और शहादत रिकॉर्ड होती है। तो ये दोनों तरीके हैं, एफआईआर के रोड मैप भी हमने देख लिया और प्राइवेट कंप्लेंट का भी देख लिया। ठीक है जी। इसी हवाले से फिर हम एक दफा देखते हैं कि एफआईआर और कंप्लेंट के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो एफआईआर इज अ रिपोर्ट ऑफ कोग्नाइजेबल ऑफेंस फॉर इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट accused. In FIR there is investigation by a police officer and चालान is submitted. एक चालान को जो है वो सबमिट किया जाता है। इस तरीके से प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर एक नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस होता है और कोग्नाइजेबल ऑफेंस भी होता है, दोनों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और ये एक रेमेडी देती है कि जब पुलिस जो है वो आपके खिलाफ रिपोर्ट जारी करते हैं और आपके जो केसेस जो हैं आपके मुताबिक जो है वो चालान के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। खास तौर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं ना उनके अंदर अक्सर जो होता है वो पुलिस वाले ये करते हैं, बड़ा आम काम होता है, ब्राइबरी होती है, रिश्वत देता है मुलजम, तो वो 4 में से 3 मुलजम को एक्यूज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और एक मुलजम को जो है वो सजा दे दी जाती है। मतलब कि
डिफरेंस ऑफ वर्जन हो जाता है। जब भी डिफरेंस ऑफ वर्जन हो जाएगा ना किसी भी कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर, आप इसको ज़्यादातर समझें कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कि मर्डर केस का अभी मैंने एक प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर काम किया था, तो उसके अंदर भी पहले एक शख्स ने एफआईआर करवाई, उसके अंदर 3 मुल्जमान को जो है वो नामजद किया गया कि तीनों ने मिलके जो मुस्तगीस था, मुद्दई था, उसके वालिद को कत्ल किया। अब मैं मुद्दई की तरफ से पेश हो रहा था, तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि एफआईआर जो है वो प्रॉम्प्ट हुई, एट द टाइम हुई, उसके अंदर तीनों मुल्जमान के, एक मुल्जमान का नाम लिखा हुआ था और दो का नाम नहीं लिखा हुआ था, नामालूम लिखा हुआ था, और वो बाद में जो है वो नामजद हुए। अब जब तफ्तीश हुई, जब उसका चालान सबमिट हुआ, जो एएसआई साहब से, उन्होंने किया ये कि उन्होंने दोनों मुल्जमान को, 3 में से 2 मुल्जमान को जो है वो छोड़ दिया और कहा कि जिनका कोई कसूर नहीं था, ये शख्स वहां पर मौजूद ही नहीं थे, और एक ऐसी स्टोरी बना दी और कहा कि एक शख्स था, इसने वाकई कत्ल किया है, उसकी हद तक उसने एग्री कर लिया। अब आप ये देखें कि ये अब वाकई वर्जन मुख्तलिफ हो गए। जो मुदई का वर्जन है कि इन तीनों ने मेरे बाप को मिलकर मारा, वो भी गलत हो गया। जो इन्वेस्टिगेशन ने किया, जो एएसआई साहब ने किया, उन्होंने ये अपनी तफ्तीश की कि तीनों ने नहीं मारा, एक शख्स ने सिर्फ मारा, तो उसका वर्जन मुख्तलिफ हो गया। अब जो अदालत जो है वो किस वर्जन को बेहतर समझेगी और जो मुदई है वो किस वर्जन को फॉलो करेगा, तो इसके लिए जब भी चालान के अंदर आपकी तफ्तीश जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं होती, तो फिर आप करते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर भी, काबिल दस्तंदाजी के अंदर भी आपका एफआईआर भी हो चुकी होती है, और एफआईआर होने के बावजूद भी आप जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट को अक्सर आपने सुना होगा इस्तगासा कहा जाता है। ये जो इस्तगासा होता है, ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि जी इन्होंने इस्तगासा दायर कर दिया है, इस्तगासे में अब शहादत हो रही है, तो ये होता है। तो एफआईआर भी का भी केस हो जाता है, पहले एफआईआर होती है और उसके बाद जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट भी हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब प्राइवेट कंप्लेंट और एफआईआर जो है वो दोनों हो जाती हैं, तो फिर किसको फौकियत हासिल होगी? तो सबसे पहले प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो आपने दाखिल की है, हालांकि एफआईआर पहले होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंप्लेंट उसके बाद दर्ज कर देते हैं, तो प्राइवेट कंप्लेंट को फौकियत हासिल होती है और पहले जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर शहादत होगी और उसका फैसला होगा। मतलब कि प्राइवेट कंप्लेंट को देखा जाएगा और उसके ऊपर प्रमाण शहादत पहले होगी। दूसरा जो चालान केस जो है, जो एफआईआर केस है, वो रुक जाएगा तब तक जब तक कि इस तगासे का फैसला नहीं आ जाता। ठीक है जी। अब हमने समझ लिया कि एफआईआर भी हो सकती है और प्राइवेट कंप्लेंट दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन अगर नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस है तो फिर सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट होगी। ठीक है जी। अब हम की डिफरेंसेस के ऊपर आ जाते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या मेन डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो अर्जेंसी ऑफ मैटर समझा जाता है, कि जब एफआईआर होती है तब समझा जाता है कि जी ये बड़ा ही अर्जेंट काम है, इसको तो फौरन फौरन किया जाए। और जब प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है तो इसको आराम के अंदर जज साहब के पास पहले पेश किया जाता है, उसमें शहादत दर्ज की जाती है। उसके बाद जज साहब को, ये अब मैं बात कर रहा हूँ शहादत दर्ज करने की, तो हो सकता है शहादत दर्ज करते करते 6 महीने गुजर जाए जज साहब के पास। ठीक है जी। तो ये आपने समझ लेना है कि ये इसके अंदर टाइम लग जाता है प्राइवेट कंप्लेंट जब भी दर्ज होती है। ठीक है जी। तो अर्जेंसी जो है वो तो फिर पीछे रह जाती है, लेकिन होता यही है। अच्छा, अब एफआईआर के अंदर फौरन उसके ऊपर एक्शन होता है, फौरन जो है वो जमानत हासिल करनी पड़ती है, फौरन जो है वो अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं, इस्तगासा की बात करते हैं, तो कोई अर्जेंट मैटर डील नहीं हो रहा होता। आराम से जो है वो उसको दायर किया जाता है, एक डेट तलेगी, तारीख पे आप जो है वो गवाह करवाएं, उसके अगली तारीख के ऊपर उनको समझ आ जाए, उसके बाद वो 2 तारीखों के बाद मुल्जमान पेश होते हैं, वो अपने बेल बॉन्ड देते हैं और फर्ज जुर्म लगती है। तो ये बड़ा चल रहा है। जब एफआईआर होती है फौरन बंदे पकड़े जाते हैं, प्रीसीआर होती है फौरन इसीलिए जो है नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर, कोगनाइजेबल ऑफेंस के अंदर जो है वो एफआईआर को
वो क्लियर दी गई है। अच्छा, सबका वॉइस का इशू आ रहा है तो ये देखना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो आई गेस ठीक है। फिर मैं दोबारा ऑन करके ऑफ कर रहा हूँ, तो आप जरा देख लें इसको कि अब आवाज़ ठीक आ रही है तो काइंडली इसको मैसेज ग्रुप में छोड़ दें। अच्छा, थैंक यू जी। जी PDF जो है वो बाद में मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, के ग्रुप के अंदर आ जाएगी, तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि अर्जेंसी ऑफ मैटर के दोनों के अंदर अर्जेंसी कितनी होती है। जल्द से जल्द केस किसके अंदर ज़्यादा होता है, FIR के अंदर जल्द होता है और कंप्लेंट के अंदर लेट होता है। इसी तरीके से जब आप सुनिए कोगनाइजेशन ऑफ द ऑफेंस की हमने बात कर ली कि FIR के अंदर सिर्फ कोगनाइजेबल ऑफेंस होते हैं और कंप्लेंट के अंदर इस्तगासा के अंदर दोनों हो सकते हैं, कोगनाइजेबल भी हो सकता है और नॉन कोगनाइजेबल भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। ये की डिफरेंस जो था। और इसी के साथ साथ अरेस्ट और डिटेंशन की बात हमने की कि FIR के अंदर जो है वो फौरन अरेस्ट किया जाता है, फौरन जमानत की तरफ जाया जाता है। और लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर ना तो कोई जमानत होती है और ना जो है किसी शख्स को रोकने की कोशिश की जाती है, ना कोई जमानत अप्लाई की जाती है, ना कोई अरेस्ट होता है। लेकिन विद वारंट हो सकता है, अदालत के हुक्म से सिर्फ हो सकता है अरेस्ट अगर होना है। और वो भी इतना होता है कि आपने पेश होना है और उसके बाद जाके आप अपना जमानतनामा जारी करते हैं। आपने सिर्फ बेल बॉन्ड्स देने होते हैं, आपने जमानत हासिल नहीं करनी होती। अगर आप बेल बॉन्ड्स नहीं देंगे तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब कि इजीली होता है कि सिर्फ जमानतनामा देना, जाके आपने मुचलके देने हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैटर ऑफ बेल की भी हमने यही बात कर ली कि जो उसमें जमानत होती है इसमें जमानत नहीं होती। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात हमने शायद नहीं की। अच्छा, FIR के अंदर ये होता है कि जो एविडेंस जो होता है वही एविडेंस जो होता है जो तफ्तीशी साहब ने अपनी तफ्तीश की, उन्होंने अपनी चालान रिपोर्ट बनाई, सिर्फ वही एविडेंस पेश हो सकता है अदालत के अंदर। लेकिन जब आप प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं, इस्तगासा दायर करते हैं, तो उसमें आप उसके अलावा भी गवाहान का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि कोई काफ़ी सारे आपके इतने गवाहान थे कि जो पुलिस ने सुने ही नहीं, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया चालान के अंदर, जिनको चालान के अंदर पार्ट ऑफ द फाइल ही नहीं बनाया गया, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। वो डॉक्टर हो सकता है, वो फोरेंसिक वाला हो सकता है, वो प्राइवेट पर्सन हो सकता है। तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो है वो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। यही एक और डिफरेंस ये भी होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के अंदर कि जब FIR के अंदर जो भी गवाहान पेश होंगे उसके ऊपर आप जरा नहीं कर सकते अगर आप मुद्दई की तरफ से हैं। मतलब अगर आपके गवाहान है, आप प्रोसिक्यूशन है, आप मुस्तगीस हैं, तो आप अपने ही दिए हुए गवाहों के ऊपर कोई जरा नहीं कर सकते। उन्होंने जो बात की होगी वो सच समझी जाएगी। ठीक है जी। और आप उनको जो है वो कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकते, अनलेस उसका एक और तरीका भी है कि आप उनको जो है वो हॉस्टाइल विटनेस करार देकर तो फिर उनसे जरा कर लें, तो वो एक लंबा तरीका होता है। बेहतर ये होता है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट करें और उसमें अपने गवाहान दे दें और उनसे अब जो है लेकिन फिर भी आप जो है वो अपने तफ्तीशी शख्स जो है वो उसको हॉस्टाइल नहीं करार दे सकते और उससे सवाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इस्तगासा दायर करते हैं। इसके अंदर जो आपका ASI है, जो तफ्तीशी है जिसने केस की तफ्तीश की है और जो गलत तफ्तीश की है, आप उसको भी कन्फ्रंट कर सकते हैं और उसके ऊपर मुजरा कर सकते हैं। तो ये एक काफी डिफरेंसेस इन मामला तमाम के अंदर इसके अंदर आ गए हैं। अब तकरीबन सेशन का एंड हम करते हैं, तो इसके अंदर आप जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो आप चैट बॉक्स के अंदर लिखते जाएं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने इल्म के मुताबिक जितना जो है वो उसको हल कर सकूं। तो हमने देखा कि प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, FIR जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन देने का क्या तरीका है और किस तरीके से आप एक्शन रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोलाइजेबल ऑफेंस और नॉन कोलाइजेबल ऑफेंस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि FIR के अंदर जो है वो कोगनाइजेबल ऑफेंस रिक्वायर्ड होता है, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। कंटेंट्स ऑफ FIR को हमने देखा और अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर हमने बात की कि किस तरीके से
जो है वो जमानत और दूसरी चीजें जो है वो चल रही होती हैं। इसी तरीके से रोड मैप ऑफ एफआईआर हमने देखा कि एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन होती है और चालान रिपोर्ट को जमा करवाया जाता है। और अगर हम प्राइवेट कंप्लेंट को देखें तो उसके अंदर प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाती है, सरसरी शहादत होती है, एक्यूज को समन किया जाता है, फर्द जुर्म लगाई जाती है, उससे बेल बॉन्ड दिए जाते हैं और एविडेंस जो है वो पेश किया जाता है। इसी हवाले से अब हम अच्छा सवालों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, नॉन रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस के अंदर काफ़ी सारे ऑफेंस आ जाते हैं। वो ऑफेंसेस जो है जो मोस्टली जो है वो 3 साल से कम होते हैं और जिनके ऊपर मैंने बताया है कि जिसके अंदर 6 महीने सजा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक न्यूसेंस करते हैं या आप जो है किसी कोई भी ऐसी ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आप किसी का रास्ता रोक रहे हैं, खैर रास्ता रोकना तो एक और सीरियस जुर्म रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी बन सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ देख रहा था, ऑफेंसेस हैं वो अगर आप जाएंगे ना शेड्यूल के अंदर तो उसके अंदर बड़ा क्लियर जो है वो लिखा हुआ है कि ये रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस हैं जिनकी 5 महीने सजा होगी, 6 महीने सजा होगी, 500,000 जुर्माना होगा। तो ये काफी डबल होते हैं। जी नहीं, देखें, प्राइवेट कंप्लेन एक अलहदा चीज है, एफआईआर एक अलहदा चीज है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेंट नहीं जमा करवाते। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। उर्दू के उसको लिखा जाता है दरखास्त बमुराद अंदराज मुकदमा। ठीक है जी। और इसी तरीके से प्राइवेट कंप्लेंट को जो है वो हम अलहदा से इस्तगासा दायर करते हैं जब हम देखते हैं कि एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हुई या उसका चालान जो है वो ठीक से नहीं सबमिट किया गया। ठीक है जी। आ, इसी के हवाले से जी, नॉन गवर्नेबल ऑफेंस के लिए जो है वो कंप्लेंट जो होती है वो पुलिस स्टेशन के अंदर भी होती है। और अगर पुलिस स्टेशन के अंदर जब होती है तो उसके बाद जो है उस पुलिस जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास जमा करवाती है। लेकिन जब कोगनाइजेबल ऑफेंस होता है जिसके अंदर आपने एफआईआर वगैरह عفوا दर्ज करवाई हुई है तो उसके अंदर जो है वो आप عفوا डायरेक्टली من فوات أنود मजिस्ट्रेट के إن पास شاء الله या عليكم सेकंड कोर्ट के पास जो आपको ऑफेंस बन रहा होता है आप उधर तक ماذا चले غلط خير أبنتي चार्टा एमरोड अवली नशरोड़े अच्छा, बेल के हवाले से एक आपने सवाल शिरगढ़ के किया है, मुंह तो तो मेरे इस्लाम ख्याल बोल है कि बदल ये शिरगढ़ बेल का के टॉपिक जो फलाख है पे वो कमर तकरीबन काफी अलहदा है। उसके लिए पूरा हमें सेशन रखना पड़ेगा कि बेल क्या है और बेल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस तरीके से काम करता है। तो बेल की रिक्वायरमेंट जो है वो मैं इस सेशन के अंदर तो कम अज कम नहीं बता सकता। अच्छा, जब आपने कहा कि अगर पुलिस जो है वो कंप्लेंट दर्ज कर लेती है अ, तो आज मुल्जमान को अरेस्ट नहीं करती, तो कंप्लेंट जब भी दर्ज होती है तो पुलिस मुल्जमान को अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस हमेशा अरेस्ट तब करेगी जब जो है वो एफआईआर होगी। तो आप कंप्लेंट नहीं दर्ज आपने करवानी, आपने एफआईआर करवानी है। एफआईआर करवा के आपने अरेस्ट करवाना है। अगर एफआईआर करवाने के बाद जो है वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही और मुल्जमान जो है वो जमानत भी हासिल नहीं कर रखी, तो फिर आप पुलिस वाले के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दें, आप जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन उससे चेंज करवाएं और उसके खिलाफ जो है उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो है आप इसके अलावा फिर और तो कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रिपोर्ट कंप्लेंट सुनता है तो सर। नहीं, देखें, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट सुनता है और कोगनाइजेबल ऑफेंस है तो वो एफआईआर लॉन्च करने का हुक्म नहीं देगा। एफआईआर लॉन्च करने का हुक्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 AB के थ्रू आप कर सकते हैं। वो आप नीचे से मजिस्ट्रेट से जो है वो कोगनाइजेबल ऑफेंस का ऑर्डर लेकर तो नहीं कर पा सकता है। हाँ, अगर वो आ जाता है और अगर आपकी एफआईआर नहीं हुई तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उस ऑर्डर को लेके
फिर बाइस लेकिन जो है जो है वो लॉज करेबल है, खान को तलब जरूर करेगा, वो अपने पास बुलाएगा कि आप और मेरे ऐसे पास चल रही। जो है वो अपने बेल बॉन्ड हाँ हाँ सबमिट करवाएं, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, खत्म हुई नहीं थी। देखिए प्रोसिक्यूटर और प्राइवेट कौंसल जो है ना, इसके अंदर डिफरेंस, हाँ, इसने सलूर सवाल उसको पूछा है किंगडम ने। प्रोसिक्यूटर और प्राइवेट कौंसल में डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस जो है वो काफी सारा ये होता है कि प्रोसिक्यूटर बेसिकली स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो प्रोसिक्यूटर का काम तो ये होता है कि कोई भी जब केस होता है, फॉर एग्जांपल दो लोगों की लड़ाई होती है, आप एक शख्स के ऊपर एफआईआर हो जाती है, प्रोसिक्यूटर का काम है मुद्दई की तरफ से मुस्तगीज की तरफ से पेश होना के ऊपर, और उसके तमाम जो है वो सबूत पेश करना। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटर साहब की होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो सरकार जो है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, फ्लड ऑफ केसेस होते हैं प्रोसिक्यूटर के पास दिन के अंदर, तो वो सब केसेस के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो जो मुद्दई होता है वो अपना एक प्राइवेट काउंसिल भी लेता है, तो वो प्राइवेट काउंसिल प्राइवेट काउंसिल भी जो है प्रोसिक्यूटर के साथ साथ उसको केस को चलाता है। तो जब भी आप क्रिमिनल केस देखेंगे तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर एडीपीपी साहब की भी अटेंडेंस लगती है और प्राइवेट काउंसिल की भी लगती है। प्राइवेट काउंसिल कोई भी आम सा वकील होता है जिसको आप हायर कर लेते हैं और वो आपकी जगह में पेश होता है। तो बेसिकली वो प्रोसिक्यूटर की होती है, सर महकमा जो है पता ही नहीं है, तो वो प्राइवेट काउंसिल ही होता है, सारा उस मुकदमे को चला रहा होता है। लेकिन ये बेसिकली जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटर की होती है, सरकारी वकील की होती है, और वही इसका जिम्मेदार होता है। और उस काम पे पेश होना भी जरूरी होता है, और उसकी हाजिरी आप अक्सर देखेंगे ऑर्डर शीट तो उसके ऊपर लगी होती है। कई केसेस के अंदर प्रोसिक्यूटर साहब हेल्प भी करते हैं और एविडेंस में पेश भी होते हैं और साथ साथ आप मुकदमा लड़ते भी हैं। मेरे एक मुकदमे इसी तरीके से साथ साथ प्रोसिक्यूटर साहब ने बहुत कुछ मुझे सिखाया भी, मेरी मदद भी की, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने खुद की, और मैं जो है साथ उनको असिस्ट करता रहा। तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं। ये दोनों बेसिकली लॉयर्स होते हैं। प्रोसिक्यूटर सिर्फ स्टेट की नुमाइंदगी कर सकता है, प्रोसिक्यूटर प्राइवेट किसी शख्स का जो है वो वकील नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को जो है स्टेट का नुमाइंदा होगा और वो प्रोसिक्यूशन के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि ये सेशन तकरीबन हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह ताला जो है वो मज़ीद भी ऐसे ही जो है हम जो है सेशन रख रहे हैं। आपको ग्रुप के अंदर जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इसी के साथ साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अच्छा, मेरा नाम जो है वो पूछ रहे थे, वो नजमुद्दीन अरबकान एडवोकेट है, और जो है मेरा नंबर भी जो है मैं बाद में शेयर कर दूंगा। @law by नजम जो है वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं। अगर आप अपना कोई भी जो है वो क्वेश्चन करना चाहते हैं पर्सनली, तो वो आप भी मुझे वहाँ पर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी रिप्लाई मिल जाए। को ज्वाइन करने का मीटिंग खत्म हो गई। हाँ जी, मीटिंग खत्म हो गई है जी। भाई प्लीज ड्यूरिंग लेक्चर आप